घुटने का ऑपरेशन देखिए वो पूरी तरह से संपूर्ण इलाज मुझे आज तक नहीं लगा। मेरे जैसे बहुत लोग भी हैं जिन्हें कभी नहीं लगा कि वो करवाना चाहिए। इलाज हो सकता है, बिना ऑपरेशन के भी उसका इलाज मुमकिन है। अगर आप सही समय पे पहुंच गए किसी भी न्यूरोसर्जन के पास तो आपका इलाज पॉसिबल है और अच्छी रिकवरी के चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज किए हैं, मैंने भी किए हैं, जो कि आज अच्छे खासे हैं, चल फिर रहे हैं। अगर कोई भी गरीब मरीज है तो यहाँ पे निःशुल्क ओपीडी की पूरी व्यवस्था है। एक इमरजेंसी है, अगर कभी भी आपको स्ट्रोक का लगे तो अगर आप सही समय पे अस्पताल जाते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा जो है 80, 85, 90% तक रिकवरी। एडवर्टाइजमेंट से संबंधित नहीं है ये वीडियो, सिर्फ आम जनमानस के जानकारी के लिए। हाथ में झंझनाहट हो रही है, पैर में झंझनाहट हो रही है, कुछ सूनापन लग रहा है, कुछ अलग सा सेंसेशन लग रहा है, कहीं पे कस के कोई जकड़न टाइप का लग रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाइए। किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, वो टाइम डिले होने की वजह से मरीज की हालत और ख़राब हो जाती है। नस दबने की वजह से चक्कर आना स्वभाव रहता है। ज़िंदगी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि लोग उसको अपनी गोल को अचीवमेंट करने के लिए लगातार सुबह से शाम तक मेहनत करते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब स्थिति अब ये हो गई है पैसे कमाने की लालसा में कि लोग ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल गए हैं। आम जनमानस है, अगर ज़्यादातर बाइक चला रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक ड्राइविंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर पर अपना लोग ध्यान देना बंद कर दिए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसमें दिक्कत जो आती है पैरों की नसों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक दिक्कत आती है, फिर उसके बाद सर के गर्दन में दिक्कत आती है, फिर उसके बाद कभी कभी सर्वाइकल दिक्कत आती है, फिर सर में क्लॉटिंग होने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। इन तमाम हम जटिल समस्याओं पर हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद है, अग्रज मिश्रा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, अमूमन देखा गया है, खासकर जो युवक हैं युवतियां हैं आजकल इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, तो लोग जो है पैसे कमाने के लिए सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसे कमा लें। उसके लिए वो लोग 24 घंटे 22 घंटे 28 घंटे मेहनत कर रहे हैं। कोई लगातार कंप्यूटर पर बैठा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो हमारे कमर होते हैं, कमर से लेके पैरों की नसों तक एक झंझनाहट की दिक्कत होती है। ये सिम्टम क्या है सर? ये ज़्यादातर ये दिक्कत क्यों आ रही है? इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। ये कभी भी जब भी होता है जब जो है हमारा कर्वेचर एक मेंटेन रहता है। जैसे हम जब भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, काम करते हैं, भारी वज़न उठाते हैं, तो फिर ये दिक्कत होना चालू हो जाता है। मोस्ट कॉमन आजकल जो यंग लोग में पाया जाता है भारी वज़न, जो जिम का आजकल बहुत ज़्यादा शौक सबको सवार है, तो उससे वो भारी वज़न उठाते हैं। सडन वेट लिफ्ट करेंगे 130, 140 का, और उससे जो अचानक से उन्हें जो है बहुत सीवियर पेन होता है, बैकएक होता है, जिससे उनकी बॉडी जो है फिर उसके बाद एक बार डिस्क आपका जो है डीजेनरेट हो गया तो फिर उसके बाद आपको समस्या पूरी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती रहती है। सर, अमूमन मरीजों में देखा गया है कि जब इस तरह की पैरों में झंझनाहट आती है तो अमूमन ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज हो जाती है। तो ऐसे में जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो भी दबती जाती है। तो अमूमन खासकर लेडीज़ों में ये समस्या होती है। घुटने की दिक्कत आजकल सबसे ज़्यादा होती है। फिर पैरों में वो जान नहीं हो पाते, वो हवा में रख कर पैर चलते। तो ऐसा क्या है, सिर्फ न्यूरोपैथी की वजह से होता है क्या? ये न्यूरोपैथी की वजह से होता है। दूसरा ये होता है जो दबाव होता है, जैसे कि L3, L4 डिस्क का जो दबाव होता है। डिस्क किस चीज़ का बना होता है? वो पानी का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, जिसमें से अगर दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ का लॉस होता है तो डिस्क जो है वो फिर दबने लगता है। उसका जो स्पेस है, जितना डायमीटर होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, उतना वो नहीं रहता। जब वो दबता है तो वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के जो नसें जो जाती हैं हर तरह की, पैर की, घुटने की, वहाँ पे जाके उनको इरिटेट करता है। इरिटेट करने से हमें लगता है कि वहाँ पे दर्द हो रहा, बट एक्चुअल में वो दर्द होता है हमारे कमर से जनरेट हो रहा होता है। सर, तमाम जो जनता होती है उनको तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, जटिल समस्याएं आती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो जनता है वो घुटने के ऑपरेशन तक करा देते हैं। तो इसका क्या लक्षण है कि ताकि जो जनता है वो पहले से बचाव कर सके? सर, घुटने का ऑपरेशन देखिए वो पूरी तरह से संपूर्ण इलाज मुझे आज तक नहीं लगा। मेरे जैसे बहुत लोग भी हैं जिन्हें कभी नहीं लगा कि वो करवाना चाहिए।
उसका कुछ है, मेडिकेशन है, कुछ परहेज़ करने होते हैं, जिसकी वजह से वो सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। बिना ऑपरेशन के भी उसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो घुटने का जो भी ऑपरेशन होता है 50% वो घुटने की वजह से होता है, 50% कुछ और वजह रहता है उसका जो कि उनको बाद में भी उसकी दिक्कत परसिस्ट करती है ऑपरेशन के बाद भी। तो कुछ परहेज़ करने से, कुछ दवा चलाने से थोड़े दिन मुझे लगता है उसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसकी हम लोग भी बाइक चलाते हैं, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे पेन होते हैं, उसके वजह से कमर पकड़कर फिर वो पैर तक वो दर्द होने लगता है, पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या ज़्यादा बाइक चलाने की वजह से होती है या कोई और रीजन? देखिए, बाइक चलाना भी एक रीज़न तो है ही, उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहीं भी रोड इतने अच्छे हैं नहीं, हमारे समतल रोड है नहीं, रोड पूरे ऊबड़ खाबड़ ही हैं हमारे कभी भी आप जाएंगे सस्पेंशन नहीं ठीक रहेगा तो डिस्क में आप जैसे हमारी आजकल जो हो रही कि खाना पीना टाइम पे नहीं खाना, कुछ भी खा लेना, जो मिल जाए खा लेना, और पूरा का पूरा हैवी लोड करना, एक तरह से कहीं ना कहीं बॉडी पे स्ट्रेस आता है। ये जो भी बीमारी है ये स्ट्रेस की वजह से, वियर एंड टीयर ऑफ द डिस्क स्पेस, मतलब कि इसको कहेंगे हम आईवी स्पेसेस, मतलब इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस, फेसेट जॉइंट का या फिर लिगामेंट का। ठीक है, इन तीनों में कहीं ना कहीं वियर टीयर आता है तो ये सब दिक्कत होता है। अमूमन हम आपसे जानना, चूँकि आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, युवा भी हैं, तो अमूमन हम ये जानना चाहेंगे जो ये इस तरह के मरीज होते हैं, पहले तो एक जो जटिल वाले जो हैं वो तो बात की बात है, लेकिन अमूमन जो सिम्टम होते हैं हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि वो मरीज आपसे आके कंसल्ट कर सके। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स होता है, एक तरह से न्यूरो, अगर उसको पकड़ना है कि वो न्यूरो है तो उनको होगा कमर में दर्द बना रहेगा, कमर में नीचे की तरफ दर्द रहेगा, और पैरों में साथ में झंझनाहट रहेगी। उसके साथ पैरों में सूनापन भी हो सकता है, पैरों में दर्द कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, थोड़ा टाइटनेस भी रह सकता है इसमें आगे की तरफ थाई की तरफ। तो ये सब उसके साथ दिक्कतें जुड़ी हुई रहती हैं। सर इसके मतलब बचाव क्या है या फिर ट्रीटमेंट कैसे क्या है? क्या ये लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है या शॉर्ट में चल सकता है? बचाव इसका यही है कि मॉर्निंग में कभी भी जब भी आप उठें अपने आप को समय दीजिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने आप को समय दीजिए, अपने शरीर पे समय दीजिए। उसको अच्छे से हाइड्रेट करिए, पहले पानी पीजिए, उसके बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस थोड़े करिए, जो योगा, जो ये सब मेडिटेशन किया हुआ है, ये सब थोड़ा थोड़ा करिए। तुरंत ही भाग दौड़ वाले में मत घुस जाइए कि हाँ जाना है। आधे घंटे पहले उठ के थोड़ा ये सब अगर काम कर लेते हैं तो आपका बचाव हो जाएगा। और लेकिन फिर भी आपको अगर हो रहा है तो हाँ, इसका सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है, कहीं ना कहीं हर जगह से इसको किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो। हम आपसे बात करेंगे, अमूमन जो मान लीजिए जो युवा है वो तो जॉगिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन अमूमन जो घर की जो महिलाएं होती हैं या बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी 60 से ऊपर उम्र होती है या 50-55 से ऊपर ज़्यादा उम्र होती है, ज़्यादातर वो लोग कमर के वजह से प्रॉब्लम होते हैं या तो घुटने की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, तो वो लोग उतना वॉकिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या कोई दवा, कोई मेडिसिन मतलब कारगर है या फिर उनके लिए भी जॉगिंग ही? इतने एज पे जब भी होता है तो कुछ ना कुछ कमी की वजह से होता है, जैसे विटामिन की कमी हो गई, विटामिन डी हो गया। मेन जो कमी होता है वही होता है कि अगर उनको हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से उनको फिर वहाँ पे जो आपको मैंने अभी बताया वियर एंड टीयर वाला जो फिनोमेना होता है वो विटामिन की कमी होने की वजह से होता है। दूसरा कमी है B12 की कमी से हो सकता है, जो आप डाइटरी इनटेक में हम लोग कुछ लेते नहीं हैं, जैसे कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब रूटीनली लेना चाहिए। अगर ये सब नहीं लेते हैं तो फिर उसकी भी कमी होती है, वो न्यूरोपैथी एसोसिएट करती है उसके साथ। तो अगर ये सब खान पान थोड़ा अच्छा रखेंगे तो ये नहीं होगा। बाद में वो 60 साल पे भी देखा है, पहले तो लोग चलते थे, अभी भी चलते हैं, बट थोड़ा थोड़ा अभी वो ऐसे अपने आप को सब लोग सिमटने लगे हैं कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। सर अमूमन देखा गया है कि अब तमाम जितने भी मरीज हैं ज़्यादातर अब डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा बढ़ते गए। तो एक तो पहले तो आप जैसे आपने बताया कि खान पान रखना चाहिए, तो उनको डायबिटीज़ पेशेंट को क्या उनको सहूलियत लेनी चाहिए या क्या किस तरह से देखना चाहिए? प्लस जो डायबिटीज़ पेशेंट है अमूमन पैरों में देखा गया कि अगर उनकी जो झंझनाहट होती है वो बढ़ती जाती है डायबिटीज़ होने की वजह से, अमूमन कोई चोट लगे होते हैं तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं होती। तो क्या कोई प्री डायबिटीज़ से संबंधित ऐसा कुछ है क्या? प्री डायबिटीज़ से संबंधित इसमें नहीं है। अगर इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बार हो गई तो वो चलती रहती है। वो कैसे प्रेजेंट करेगी? वो आपको झंझनाहट होगा, सूनापन रहेगा पैर में, इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
उसका यही रहता है, जब भी अगर आपको ऐसा कुछ भी रहता है, ये मोस्टली कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। अगर उसमें रहता है तो उसमें एक वर्ल्ड डाटा के अनुसार जो है 74 to 75% जो मरीज़ हैं वो जो है इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती ही होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। और जिनको एक बार हो जाती है तो ठीक होने में समय भी लगता है, लेकिन उसका भी इलाज संभव है। कुछ मेडिकेशन है, कुछ सप्लीमेंट्स है जिनको दे के जो है उनका इलाज किया जा सकता है। सर, आप चूँकि वरिष्ठ चिकित्सक हैं तो हम ये जानना चाहेंगे जो डायबिटीज़ मरीज़ हैं तो क्या उनके लिए लंबी दवाएं चलती हैं या सारी उम्र दवाएं चलेंगी, या कोई मतलब परमानेंट कोई सलूशन है? कोई ऐसा मोस्टली बहुत लंबी दवा चलती है, ताउम्र तो नहीं चलेगी न्यूरोपैथी की, लेकिन हाँ लंबी चलती है। अच्छा सर, हम बात करेंगे अब, चूँकि ये तो कमर से नीचे और पैरों की बात हो गई, अमूमन देखा गया है रीढ़ की हड्डी में भी प्लस गर्दन की जो हड्डियां होती है वहाँ भी काफ़ी लोगों को पेन होती है। उसके वजह से लोगों को सर चक्कर आने लगते हैं, सर ऐसा लगता है कि मेरे सामने वो पूरी सारी दुनिया घूम रही है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कह सकते हैं या सर्वाइकल वर्टिगो भी कर सकते हैं। वर्टिगो अब इसमें 2-3 तरह के होते हैं। एक जिसमें कि कॉमन वर्टिगो ये होता है सर्वाइकल की वजह से होता है, जिसपे नस दबने की वजह से चक्कर आना स्वभाव रहता है। तो उस पर सबसे पहले हम ये करते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि उनका मूवमेंट जो है थोड़ा जो है गर्दन का बचा रहे, ताकि अगर उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो चक्कर आना थोड़ा कम होने लगता है। फिर उनके बाद उन्हें कुछ एक्सरसाइजेज रहते हैं, कुछ मैन्यूवर रहते हैं, वो हम चालू कराते हैं अलॉन्ग विथ टैबलेट्स। और उसके बाद जो है संपूर्ण इलाज है, पूरी तरह से इनका इलाज हो सकता है, अच्छे से हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो रहता है कि डिस्क ऑस्टियोफाइट्स जो बहुत बड़े रहते हैं, एक साइड निकले होते हैं, तो उनको फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता, उनका इलाज यही है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस नहीं है, 100% सक्सेसफुल रेट रहते हैं इसमें, जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आगे से भी उसके ऑपरेशन होते हैं, पीछे से भी करते, दोनों तरफ से जो है करके जो है वहाँ पे कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है कोई एडवर्टाइजमेंट से संबंधित नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आम जनमानस के जानकारी के लिए। अमूमन देखा गया है ऐसे स्थिति में कि जो शहर या फिर शहर से जो सटे होते हैं ग्रामीण इलाके जो होते हैं उसमें तमाम झोला छाप के भी डॉक्टर होते हैं, या कोई झाड़ फूँक करने के लिए कहता है। अगर किसी को सर में चक्कर आ रही तो वो सोचता है कि चलो झाड़ फूँक करा लिया सही होता है। लेकिन आपको बता दें, ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना ये आगे लंबी बीमारी आपको हो सकती है ऐसे स्थिति में। तो अमूमन हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। और ज़्यादातर केस में होता क्या है, मरीज़ जो है दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो अमूमन क्या होता है कि उसमें इलाज सही से नहीं मिल पाती है। तो अमूमन हम सर से जानेंगे, सर इसमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ताकि उसका सही इलाज हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है आजकल की जो तेज़ भाग ज़िंदगी पड़ी है। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड आपको लगता है न्यूरो से है, कुछ भी अगर हाथ में झंझनाहट हो रही है, पैर में झंझनाहट हो रही है, कुछ सूनापन लग रहा है, कुछ अलग सा सेंसेशन लग रहा है, कहीं पे कस के कोई जकड़न टाइप का लग रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाइए, वही आपका संपूर्ण इलाज पॉसिबल है। सर, एक और जटिल समस्या है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ये आजकल अमूमन जो पेशेंट होते हैं वॉकिंग करके आते हैं या मार्केट में घूम कर आते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। गर्मी लगने के साथ साथ जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं सडनली उनकी डेथ हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। क्या ये मतलब हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से दिमाग की नसें फट जाती हैं? अमूमन मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं। तो ऐसे में बचाव क्या है, क्या लक्षण है, इसका पूरा इलाज क्या है, सर हम आपसे जानना चाहेंगे। इसे मोस्टली हाइपरटेंसिव इंड्यूस हेमरेज कहते हैं, या फिर ये इस तरह बोला जाए सरल शब्दों में स्ट्रोक बोलेंगे। स्ट्रोक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हेमरेजिक, एक होता है इस्केमिक। हेमरेजिक का मतलब वो होता है कि नसें फट जाना, यानी कि चेंजेस वहाँ पे नसों में ऑलरेडी होती हैं, खून की नसों में पतली वो पहले से ही होना चालू हो जाती हैं हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन रहता है या फिर उसमें भी छोटे बैरी एन्यूरिज्म कहें वो हो जाता है वहाँ, या फिर वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है एमोलाइट का, तो उसकी वजह से वहाँ पे नसें वो बहुत पतली हो जाती है खून की और फट जाती है कभी बीपी जब ज़्यादा बढ़ता है तो। दूसरा रहता है जैसे ये हेमरेजिक स्ट्रोक। दूसरा रहता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें क्या रहता है, नसें सूख जाती हैं, वहाँ का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, ताकि एक साइड का जो है काम करना बंद कर देता है पूरा का पूरा दिमाग जो है। ये कभी कभी छोटे में भी होता है। ये मोस्टली आपको जो मरीज़ मिलेंगे वो दिखेंगे आपको कि
एक साइड का हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बोला नहीं जा रहा है, चेहरा जो है थोड़ा एक साइड झुकाव है चेहरे में जो है, आँख भी पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, मतलब हाथ काम नहीं करता, इवन आँख भी पलक भी नहीं झपकती है। पलक भी नहीं झपकती, होंठ भी टेढ़े हो जाते हैं, जो नेशियल फोल्ड फीचर्स रहते हैं जो अपने फोल्ड पे रहते हैं वो भी नहीं रहते उनमें जो है। तो ये एक इमरजेंसी है। अगर कभी भी आपको स्ट्रोक का लगे तो अगर आप सही समय पे अस्पताल जाते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा जो है 80, 85, 90% तक रिकवरी हो जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा होती हैं। मतलब इतना ज़्यादा रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली गए तो इन सब चीज़ों में टाइम की वैल्यू बहुत है। चाहे वो स्ट्रोक किसी भी तरह का हो, हाइपरटेंसिव इंड्यूस, चाहे वो हेमरेजिक हो या इस्केमिक हो, ब्लीड की वजह से हुआ हो, खून वहाँ पे बहा हो या फिर वहाँ की नस सूखी हो, अगर आप सही समय पे पहुँच गए किसी भी न्यूरोसर्जन के पास तो आपका इलाज पॉसिबल है और अच्छी रिकवरी के चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज किए हैं, मैंने भी किए हैं, जो कि आज अच्छे खासे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अमूमन हम ये जानना चाहिए, चूँकि जिसके घर में ये स्थिति पैदा होती है अचानक उसका दिमाग भी काम नहीं करने पड़ता है, वो सोचता है कि चलो बगल वाले हॉस्पिटल में हम भर्ती करा दें। जैसा आपने बोला कि न्यूरोपैथी डॉक्टर के पास ही जानी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस में ये जानकारी उतना नहीं है, तो अमूमन वो किसी भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने लगता है। तो उसमें क्या होता है, वो टाइम डिले होने की वजह से मरीज की हालत और ख़राब हो जाती। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि दर्शकों को सही सूचना मिल पाए। सर ये बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिसमें सच्ची में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता अब तो, क्योंकि इतना टाइम चला जाता है। एक इसमें ग्लासगो कोमा स्केल रहता है जो कि हम लोग मेज़र करते हैं, तो जब टाइम ज़्यादा चला जाता है तो वो उनका बहुत कम हो जाता है, जो कि मिनिमम 3 रहता है। अगर 7 से नीचे रहता है तो आउटकम अच्छा नहीं रहता है, मैक्सिमम 15 रहता है वो। तो अगर पेशेंट अच्छे समय पे आता है, जैसे कि अच्छा गाइडेंस मिला, इसीलिए हमेशा एक इमरजेंसी हॉस्पिटल, एक किसी हर मतलब व्यक्ति का एक ये रहता है कि एक कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए वो पकड़ के रखे, बात साथ करके रखे, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर वो लेके जा सके। सर दूसरी हम समस्या आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि अमूमन हर सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठ गए हैं, तो ऐसे में तमाम कन्फ्यूजन होती है। साथ में जो मेडिसिन होती है वो बहुत हाईली प्राइस के होते हैं, बहुत सारे जो जनता है उसको मतलब ख़रीद नहीं सकता, वो उस तरह का इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप वाराणसी में हैं, तो ऐसे में आप अपने मरीजों को क्या सहूलियत दे पाएंगे? मरीजों को सबसे पहले यहाँ पे जो है, अगर कोई भी गरीब मरीज है तो यहाँ पे निःशुल्क ओपीडी की पूरी व्यवस्था है। आप निःशुल्क ओपीडी चला रहे हैं? निःशुल्क ओपीडी जो है यहाँ पे, अगर कोई भी गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं बोलो सबके लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क ओपीडी है। मरीजों पे पूरे दवाओं पे भी पूरे के पूरे डिस्काउंट जितना हो सकता है उतना दिया जाएगा। सर आप पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो आप कह रहे हैं निःशुल्क ओपीडी देखा जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ से किया जाता है ये। अगर किसी ने भी ये पेशा चूज़ किया है पैसे के लिए किया है तो वो गलत किया है। ये पहला का पहला पेशा ऐसा ही है कि इसमें आपको समाज सेवक एक बन के काम करना पड़ेगा, बाकी बाद में होता है। पर ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो पैसे की लालसा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ। अब ज़्यादातर होगा तो नहीं पता, बट अगर किसी के पास कुछ भी दिक्कत है, अगर कोई भी पैसे के संबंधित कुछ इशू है तो बिल्कुल यहाँ पे आए, परामर्श ले, कोई उसमें ये नहीं है। दवाओं के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। अमूमन देखा गया है बहुत सारे जो डॉक्टर हैं या क्लिनिक हॉस्पिटल है वो काफ़ी लंबी तक पूरी ताउम्र तक वो दवाएं चला। क्या कोई न्यूरोपैथी में ऐसा इलाज है कि शॉर्ट टर्म में जो मरीज ठीक ठाक होकर अपने घर पहुंच सके? बिल्कुल ऐसा इलाज है और ऐसा इलाज किया जा रहा है और होता भी है। कम से कम टाइम में, कम से कम दवा में संपूर्ण इलाज होना पॉसिबल है इसका।